हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक जस्ट इन स्टडी कर में पुनः आप सबका एक बार स्वागत है। बच्चों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो होने वाला है कक्षा 10 से। जैसा कि आपको दिख रहा होगा क्लास आपको दिख रहा होगा जैसा कि क्लास 10 से, ध्यान रखिएगा, है ना। आज का हम क्लास में बात करेंगे कक्षा 10वीं से, है ना, भौतिकी विषय से। ध्यान रखिएगा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा भौतिकी सब्जेक्ट, जिसे हम लोग अंग्रेजी में फिजिक्स के नाम से जानते हैं, उसी विषय से चैप्टर नंबर 3, जिसे मानव नेत्र कह लीजिए या वायुमंडलीय बर्तन कह लीजिए या वर्ग विक्षेपण कह लीजिए, है ना। ये जो है भारतीय भवन प्रकाशन का है, ठीक है, ध्यान से समझेंगे आप। तो हम आज विशेष रूप से उसी चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे, मानव नेत्र के बारे में बात करेंगे, है ना। इसमें खास तौर से मानव नेत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। मानव नेत्र होता क्या है, उसमें दोष क्या क्या होता है, उस दोष का निवारण क्या है, और इससे भी संबंधित कुछ बातें और हम बात करेंगे। चैप्टर से संबंधित जितने सारे, है ना, वीवीआई टॉपिक है ना, जिसे हम लोग मेन पॉइंट कहेंगे, वो सारे के सारे आज हम देखने वाले हैं। तो आप लोग अंत तक इस क्लास को देखिएगा और समझिएगा। आज की क्लास ये देख लिए तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव टाइप का जो प्रश्न होगा वो चुटकियों में आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, यानी कि उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। आइए हम बात करते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा मानव नेत्र, मानव का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए। मानव का मतलब होता है मनुष्य, अर्थात आदमी जिसे हम लोग कहते हैं ना। नेत्र का मतलब होता है आंख, ठीक है। हम इसी का चर्चा भी हम करेंगे, फिलहाल इसका ही चर्चा हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। मानव नेत्र का चर्चा हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले जैसे मानव नेत्र हम लोग सुनते हैं तो मेरे मन में एक सवाल आना चाहिए कि आखिर मानव नेत्र होता क्या है ना। मानव नेत्र कहेंगे किसे, ठीक है। तो यह बात सुनते ही हमारे मन में जो सवाल आता है उस सवाल का जवाब ये होगा कि मानव नेत्र, जिसे हम आंख कहते हैं, आंख का कई नाम है, नयन कहेंगे, लोचन कहेंगे, विलोचन कहेंगे, है ना। तो मानव नेत्र, है ना, प्रकृति प्रदत्त। सबसे पहले बात प्रकृति जानिए। प्रकृति का मतलब होता है ईश्वरीय देन, ध्यान रखिएगा, यानी कि ईश्वर। प्रकृति का मतलब होता है ईश्वर, यानी कि प्रदत्त का मतलब होता है देन, यानी कि ईश्वरीय देन, ठीक है। तो मानव नेत्र जो है प्रकृति प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र है। कहने का मतलब हुआ कि जो आंख जो है मनुष्य का, वो प्रकृति का देन है, यानी कि प्रकृति के द्वारा दिया गया यह प्रकाशीय यंत्र है, जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देखने का काम करते हैं। आंख से हम सुन नहीं सकते, आंख से सिर्फ हम क्या करेंगे, देख सकते हैं, है ना। तो यह एक प्रकार के प्रकाशीय यंत्र है। क्या है, प्रकाशीय यंत्र है। और किसके द्वारा दिया गया यह यंत्र है, तो यह मनुष्य को दिया गया एक यंत्र है, जो कि किसके द्वारा दिया गया, ध्यान रखिएगा, यह ईश्वर द्वारा दिया गया, यानी कि प्रकृति प्रदत्त है ना, ध्यान रखिएगा। आगे आइए, अब बात करेंगे बनावट के बारे में। अब आंख हम लोग देखते हैं, है ना, आंख का जो शेप होता है, ध्यान से देखिएगा, जगह नहीं है बाबू, है ना, थोड़ा सा कंजस्टेड है। आप लोग थोड़ा सा हमको सपोर्ट कीजिए, है ना। डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा, ठीक है। तो डिजिटल बोर्ड पे क्या होगा, बेहतर ढंग से आपको पढ़ाने की हम कोशिश करेंगे, पूरा फिगर के साथ, है ना। इस बोर्ड पे थोड़ा सा क्या होता है ना, उतना नहीं हो पाता है जितना आप सोचते हैं, या जितना आप सोच पाएंगे सर इस पे कर दे, उतना नहीं हो पाता। आंख का बनावट आप लोग देखे होंगे, है ना। आंख का बनावट आप लोग क्या किए होंगे, देखे होंगे। इस प्रकार का आंख जो होता है देखे होंगे आप लोग। तो इसका बनावट के बारे में बात कर लेते हैं। बनावट, है ना, कि आंख बनावट का मतलब तो आंख किस तरीके का होता है। तो मानव नेत्र या आंख, है ना, लगभग गोलीय होता है। लगभग गोलीय का मतलब होता है लगभग, यानी कि पूरा पूरा गोल नहीं होता। आंख अगर हम कहेंगे पूरा का पूरा गोली की तरह हो, वैसा आंख गोलीय नहीं होता, है ना, लेकिन लगभग लगभग गोल ही होता है, ठीक है ना। चलिए, तो अगर बनावट आपसे पूछा जाए कि आंख का बनावट किस प्रकार का होता है, तो कोई पूछ देगा गोल आकार का होता है, या गोलीय होता है, या लगभग गोल होता है। तो ध्यान रखिएगा, वहां पे हम लोग क्या करके आएंगे, लगभग गोल होता है, ठीक है, पूरा पूरा गोल नहीं होता। चलिए आगे बात करेंगे आंख के गोले। यहाँ देखिएगा, ये टॉपिक देखिएगा, आंख के गोले जिस नेत्र गोलक कहते हैं, है ना। आंख के गोला जिसे हम लोग नेत्र गोलक कहेंगे, नेत्र गोलक कहेंगे, उसकी सबसे बाहरी परत, यानी कि सबसे बाहरी परत जो होता है, ध्यान रखिएगा, मोटे अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब होता है जिसके आर पार प्रकाश न पार कर सके, यानी कि जिसके पार प्रकाश न पार कर सकेगा हम उसे देख भी नहीं सकते, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसे हम देख भी नहीं सकते। मान लेते हैं यह बोर्ड है, बोर्ड के उस पार हम नहीं देख पाएंगे, क्यों, क्योंकि इस बोर्ड के उस पार प्रकाश ही पार नहीं कर पाएगा, और जब प्रकाश ही नहीं पार कर पाएगा तो हम उस वस्तु को देख ही नहीं पाएंगे।
क्योंकि हम तभी देख पाते हैं जब किसी वस्तु पर प्रकाश टकराता है और टकरा कर वो प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंचता है, तब हम किसी वस्तु को स्पष्ट क्या करते हैं, देख पाते हैं। यहाँ से प्रकाश पार ही नहीं कर पाएगा तो इसको पार की वस्तुओं को हम स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो समझते चलिएगा। आंख के गोले जिसे नेत्र गोलक कहते हैं, उसकी सबसे बाहरी परत जो होता है एक मोटा अपारदर्शी होता है, यानी कि जिसके पार देखा ना जा सके, है ना, चमड़े की होती है। वह क्या होता है, चमड़े की होती है। आंख का बनावट चमड़े की होती है। पारदर्शी जो होता है, जैसे आंख है, मान लीजिए यह परत है, इस परत के आर पार हम नहीं देख सकते हैं, यह किसका होता है, चमड़े का होता है। ठीक है, इसे श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इसे श्वेत पटल भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या करेंगे, देख रहे होंगे सामान्य आंख, यानी कि सामान्यतः जो मनुष्य का आंख होता है, नॉर्मली आई कहेंगे, नॉर्मल आइज जो होता है, आइज, है ना, तो सामान्यतः आंख 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर निकट बिंदु से, अनंत के मतलब होता है जिसका दूरी निर्धारित न हो, अनंत के मतलब जिसका कोई अंत ही न हो, है ना, अनंत दूरी यानी कि दूर बिंदु तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। कहने का मतलब हुआ कि एक क्षमता होता है, यानी कि ये आंख है, मान लीजिए आंख है, यह आंख है, और यहाँ 25 सेंटीमीटर की दूरी तक की वस्तुओं को, ध्यान रखिएगा, 25 सेंटीमीटर की दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख लेगा। लेकिन मान लीजिए यह कलम है, यहाँ तक मिल जाए 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो हम स्पष्ट देख पाएंगे, लेकिन यही यहाँ पे थोड़ा और करीब ले आएंगे, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर, तो वहां पे हम वस्तुओं को स्पष्ट बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो होता है 25 सेंटीमीटर। यदि कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर तक है तो एकदम क्लियर स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है, थोड़ा दूर भी है तो स्पष्ट देखेंगे, ज्यादा दूर है तो बिल्कुल स्पष्ट नहीं देख पाएंगे, ध्यान रखिएगा। लेकिन निकट जो होता है, निकट दूरी जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है, वहां तक की वस्तुओं को हम स्पष्ट देख सकते हैं। उससे ज्यादा करीब लाएंगे तो फिर क्लियर हम किसी चीज को नहीं देख सकते हैं, आप प्रयोग करके देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान से समझिएगा आप लोग। जिस न्यूनतम दूरी तक, अब जिस न्यूनतम दूरी, न्यूनतम का मतलब समझिए, न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम, क्या होगा, कम से कम। जिस न्यूनतम दूरी तक आंख वस्तु को साफ साफ देख सकता है, यानी कि जिस कम से कम दूरी पर आंख किसी वस्तु को एकदम साफ साफ स्पष्ट यानी कि क्लियरली देख सकता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अगर आपसे पूछ ले कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हम किसको कहेंगे, तो हम कहेंगे वह दूरी जिस पर आंख एकदम बिल्कुल साफ साफ किसी वस्तु को देख सके, उसे कहेंगे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। बात समझ रहे हैं, कहते हैं यह दृष्टि, माफ कीजिएगा, यह दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर की होती है, जैसा कि हमने आपको बताया, और यह न्यूनतम दूरी लगभग कितने सेंटीमीटर तक की होती है, 25 सेंटीमीटर तक की होती है। क्लियर है बाबू, ध्यान रखिएगा, क्लियर है, समझते चलिएगा, है ना। थोड़ा सा अभाव है बाबू रे, मेरे पास साधन का अभाव है ना, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, साधन होगा हम बेहतर करेंगे, है ना। साधन न होने के कारण हम क्या करते हैं, इस बोर्ड को सहारा लेकर के आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आगे देखिए, अब आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेत्र से बहुत दूर स्थित या निकट स्थित। कहने का मतलब नेत्र जो यानी कि आंख से बहुत दूर की वस्तु या उसके बहुत करीब की वस्तु, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है, जिसे दृष्टि दोष कहते हैं। अब एक बात है, किसी भी वस्तु की यानी कि दूर स्थित वस्तु है या नजदीक स्थित वस्तु है ना, उसको हम क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, उसको स्पष्ट प्रतिबिंब यानी कि उसको स्पष्ट हम नहीं देख पाते हैं। स्पष्ट देखने की क्षमता जो होती है आंख को यदि खो जाए, है ना, यदि खराब हो जाए, इस प्रकार से समझिए, यदि खो जाता है, यानी कि हमारी आंख है और दूर स्थित वस्तु को या नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट देखने की शक्ति जो होता है वो खो देता है, तब हम कहते हैं मेरे आंख में दोष उत्पन्न हो गया। क्या हो गया, आंख में दोष उत्पन्न हो गया। दोष के मतलब यानी कि खराबी हो गया, मेरे आंख में खराबी हो गया। और यह खराबी कई प्रकार की होता है, देहाती भाषा में समझिए खराबी, जिसे हम लोग कहते हैं दोष उत्पन्न होना। क्या कहते हैं, दोष उत्पन्न होना, ठीक है, तो दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष, अब दृष्टि दोष कई प्रकार का होता है, तो दृष्टि दोष 3 प्रकार का होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक स्पष्ट लिखा गया है, मानव नेत्र में यानी कि मनुष्य के आंख में दृष्टि दोष जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है, एक होता है निकट दृष्टि दोष, ठीक है, और एक होता है दूर दृष्टि दोष,
ठीक है। और एक होता है जरा दूरदर्शिता, इसके बारे में विस्तार से जानकारी अभी हम आपको बताएंगे। अभी सिंपल सा जानिए कि कितने दृष्टि दोष होते हैं। ठीक है, तो 3 दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष हो गया, दूर दृष्टि दोष हो गया और जरा दूरदर्शिता हो गया। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं निकट दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है, इसका उपचार क्या हो सकता है। ध्यान रखिएगा, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अपसारी या अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और क्या होता है, निकट दृष्टि दोष जो होता है उसको यदि दूर करना है ना, उस दोष को दूर करने के लिए हम, है ना, संभवतः क्या होता है कि मेरा आंख यदि खराब हो जाता है, मेरे आंख में किसी प्रकार का दोष उत्पन्न होता है, तो हम चश्मा का व्यवहार करते हैं ना। और उस चश्मा में कौन सा लेंस लगा रहता है, यह हमारे मानव नेत्र के दोष पर निर्भर करता है। ठीक है, यदि हम उसको जांच परख करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, जांच परख करने के बाद अगर डॉक्टर, है ना, पता लगा पाता है कि आपका जो है निकट दृष्टि दोष है, यानी कि आपके आंख में जो खराबी है वह निकट दृष्टि दोष को प्रभावित है, तो उस प्रकार से वो क्या करेगा, तो वह चश्मा बनाएगा। तो वह चश्मा किस प्रकार का होगा, यानी कि अपसारी होगा, या इसी का एक नाम है अवतल लेंस होगा। तो उस चश्मा में जो व्यवहार होगा अपसारी लेंस होगा या अवतल लेंस होगा। अब समझिए कि सर निकट दृष्टि दोष जिसमें हो जाए, निकट दृष्टि दोष जिसमें हो जाए, हम कैसे समझेंगे कि निकट दृष्टि दोष है ना, बात फैक्ट है। तो कैसे समझेंगे, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, इस दोष में दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, यानी कि जब हमारा आंख, ध्यान रखिएगा, जब हमारा आंख दूर स्थित वस्तुओं को, यानी कि कोई हमसे दूर वस्तु है, यहाँ से लगभग वहां है कोई वस्तु, और उसको हम क्लियर नहीं देख पाते हैं, हम ऐसे करते हैं, है ना, ऐसे करते हैं, बिल्कुल हम नहीं देख पाते, तो उस समय हम समझ जाते हैं कि मेरे अंदर जो दृष्टि दोष उत्पन्न हो गया है वह है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु जो होता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ देखिएगा, दूर की वस्तु जो होता है स्पष्ट दिखाई नहीं देता। बात समझ गया, क्लियर है। और इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, अपसारी या अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है। आगे आइए, अब बात करेंगे दूर दृष्टि दोष, है ना। जिन नेत्र में दूर दृष्टि दोष होता है वह निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो, वो लग के वस्तु को, जिसको हम कहेंगे पास के वस्तुओं को, नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, यानी कि क्लियर नहीं देख सकता। ठीक है, अब इस दोष को दूर करने के लिए किसका व्यवहार किया जाएगा, तो इस दोष को दूर करने के लिए वह हो अभिसारी लेंस, यानी कि जिसका नाम है उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। ठीक है, आगे हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे बाबू रे, यहाँ पे जगह का थोड़ा सा अभाव है ना। अब थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक हम लिखेंगे, उसके बाद आपको क्या करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आइए आगे चर्चा कर लेते हैं। अभी हम चर्चा क्या किए हैं, मानव नेत्र के दोष के बारे में चर्चा की है, जिसमें हमने बताया था मानव नेत्र में दोष जो होता है 3 प्रकार के होता है ना, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और एक होता है जरा दूरदर्शिता। निकट दृष्टि दोष क्या है और उसका उपचार क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है, उसका उपचार क्या, हमने बता दिया। अब बात करेंगे जरा दूरदर्शिता। क्या करेंगे, जरा दूरदर्शिता। आपको बता दिया, क्लास लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इस क्लास को यहीं पे विराम देंगे। इतना करने के बाद विराम देंगे, फिर पुनः दूसरे क्लास में इसको पूरा का पूरा कराया जाएगा। ठीक है, पूर्ण रूप से आप लोग अवश्य देखिएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं जरा दूरदर्शिता के बारे में। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा हो, समझिए जरा दूरदर्शिता पहले समझिए। जब किसी भी व्यक्ति का एज जो होता है, उम्र जो होता है, धीरे धीरे जब बढ़ता है ना, तो उस एज में क्या होता है, वो उनके आंख जो होते हैं, उसका आंख का जो समंजन क्षमता होता है वो घट जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर समंजन क्षमता क्या होता है। समंजन क्षमता सीधा तौर पर समझिए तो किसी भी वस्तु को साफ साफ देखने की जो क्षमता होती है आंख का, उसे हम लोग समंजन क्षमता कहेंगे। साफ शब्दों में समझिए, परिभाषित रूप से, किताबी रूप से हम पढ़ेंगे तो बहुत विस्तार रूप से इसका वर्णन है, यानी कि सीधा शब्दों में समझिए, किसी वस्तु को स्पष्ट देखने की जो क्षमता होती है नेत्र की, उसे समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो जब किसी भी व्यक्ति का एज जब वृद्धावस्था में चला जाता है, ध्यान रखिएगा, साफ साफ यहाँ लिखा है, उम्र बढ़ने के साथ वृद्धावस्था में, वृद्धावस्था का मतलब होता है कि बूढ़े अवस्था में, है ना, नेत्र लेंस की लचक कम हो जाने पर और सिलियरी मांसपेशियों की समंजन क्षमता घट जाने के कारण जरा दूरदर्शिता का दोष उत्पन्न होता है। यानी कि एज के कारण, यानी कि जब कोई एज हो जाता है मनुष्य का, यानी कि वो वृद्ध हो जाते हैं, तो उनका जो होता है समंजन क्षमता जो होता है घट जाता है, यानी कि साफ सब वस्तुओं को देखने की जो क्षमता होती है वो घट जाता है। तब हम कहते हैं उस समय जो मानव नेत्र में जो दोष
उत्पन्न होता है, जिससे हम लोग कहते हैं जरा दूरदर्शिता। क्या होता है? जरा दूरदर्शिता। और जरा दूरदर्शिता अक्सर एज बढ़ने के साथ होता है ना, वृद्धावस्था में उत्पन्न होता है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जरा दूरदर्शिता किस एज में है ना, किस एज में उत्पन्न होता है, तो वृद्धावस्था में, है ना, किशोरावस्था में नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हो क्या सर, जिस तरीके से उस दो दोष को दूर करने के लिए अवतल और उत्तल लेंस का व्यवहार होता था, तो इसमें किस लेंस का व्यवहार होगा? इस लेंस में, है ना, इस दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का व्यवहार किया जाता है। बात समझ गए? समझ गए? बाइफोकल लेंस का व्यवहार किस दोष को दूर करने के लिए किया जाता है, यदि आपसे पूछा जाता है तो कहिएगा जरा दूरदर्शिता को, है ना, याद रखिएगा। तारों का टिमटिमाना, अब समझिए, अब आ गए वायुमंडलीय अपवर्तन में। इसका भी विस्तार से हम चर्चा करेंगे, लेकिन समय का अभाव है, क्लास लंबा हो जाएगा तो यहीं पे छोड़ेंगे, ठीक है। तारों का टिमटिमाना, कभी आपने गौर किया है कि तारा टिमटिमाता है? कभी आसमान को ओर देखो, है ना, आसमान को देखिएगा तो तारा कभी कभी भुक भाग, जिसे हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं, यानी कि टिमटिमाते हुए नजर आते थे। क्यों? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है ना, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, है ना। प्रकाश कभी ज्यादा विचलित होता है, प्रकाश कभी कम विचलित होता है ना। प्रकाश कभी विचलित होकर के क्या हो जाता है, चारों दिशाओं में फैल जाता है, तो हमारे आंखों तक कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कम। इसका विस्तार रूप से वर्णन होगा, ऐसे समझिए, कभी कम कभी ज्यादा हमारा आंखों तक आता है, तो हम कहते हैं कि तारा टिमटिमा रहा है। हालांकि वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है ना। प्रकाश जो कम विचलित होता है, कभी ज्यादा विचलित होता है, वो कभी कम हमारे आंखों तक आता है, कभी ज्यादा हमारे आंखों तक आता है, तो हम कहते हैं कि तारा टिमटिमाता है। वास्तव में तारे टिमटिमाते नहीं है ना, टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है, वास्तव में तारा नहीं टिमटिमाता है। और यह प्रतीत क्यों होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। आगे आइए, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही सूर्योदय, सूर्योदय का मतलब होता है सूर्य उगना, यानी कि सूर्य उगना, ठीक है, तथा सूर्यास्त, सूर्यास्त का मतलब सूर्य का डूब जाना, सूर्य का अस्त हो जाना, है ना। सूर्योदय यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच का समय जो होता है वो 4 मिनट बढ़ जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, है ना, 4 मिनट क्यों बढ़ जाता है, तो कहिएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है बउआ। चलिए अब बात करें तो श्वेत प्रकाश के बारे में। श्वेत प्रकाश, है ना, कई रंगों का मिश्रण है, कई रंगों का मिश्रण, जिसे हम लोग कहते हैं बैजाहनी पिनाला, बैजाहनी पिनाला, ध्यान रखिएगा। बैजाहनी पिनाला का मतलब क्या होगा, शॉर्टकट में जानिए, इंद्रधनुष जिसको हम कहेंगे, इंद्रधनुष का कलर, है ना, कितने रंग होता है उसमें, तो उसका होता है बैजानी पिनाला, बैजानी पिनाला, ठीक है। बै का मतलब अगर से पूछा जाए तो कहिएगा बैगनी, क्या होगा, बैगनी। जा का मतलब क्या होगा बउआ, जामुनी, है ना, जामुनी कलर। उसके बाद नी का मतलब क्या होगा, नीला, क्या होगा, नीला। ह का मतलब क्या होगा, ध्यान रखिएगा, ह का मतलब होगा हरा, क्या होगा, हरा। पी का मतलब क्या होगा, पीला, क्या होगा, पी का मतलब पीला। ना का मतलब क्या होगा, नारंगी, ठीक है। ला का मतलब होगा लाल, ठीक है। इंद्रधनुष में भी ये 7 रंग होते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना, इंद्रधनुष में भी ये 7 रंग होता है, जिसे हम लोग शॉर्टकट में बैजाहनी पिनाला के नाम से जानेंगे। यदि यह शब्द हम याद कर लेंगे तो इनमें 7 रंग याद हो जाएगा, है ना, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य की बात करें, ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य, ध्यान रखिएगा बउआ रे, ये सब आगे पूछा जाएगा। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य क्या करेगा, तरंगदैर्घ्य क्या होगा, तरंगदैर्घ्य के बारे में बात करें तो लाल कलर कहिएगा, क्या कहिएगा, लाल कलर। सबसे कम तरंगदैर्घ्य तो बैगनी कलर का, ठीक है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश कई रंगों का मिश्रण होता है, जिसमें ये 7 रंग होगा, ध्यान रखिएगा। आगे ये श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न अवयवों में विभाजन को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। यानी कि श्वेत प्रकाश जो होता है अपने विभिन्न अवयवों में, यानी कि वो बट जाएगा, यानी कि छितरा जाएगा, तो छितरा जाएगा, समझ जाइए, तो छितरा जाएगा तो उसको हम कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो रहा है, ठीक है बउआ। तो हमने बात किया मानव नेत्र वायुमंडलीय वर्तन वर्ण विक्षेपण का भी बात होगा, इसके बारे में बात होगा। थोड़ा सा मेरे पास साधन की कमी है ना, समय का भी थोड़ा सा अभाव है, तो नेक्स्ट क्लास में अब थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे, है ना। आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करेंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। आप लोग हमको, है ना, सपोर्ट कीजिए, कम से कम यूट्यूब पर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास करेंगे। सिर्फ आपका क्या चाहिए, सहयोग चाहिए, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको समझिएगा, समझने के प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं।